सुनील जी, एक और बात को इसलिए कर रहा हूं कि छठे चरण का चुनाव है उत्तर प्रदेश में। भाई मैं जिस 14 सीट को मैं सिर्फ रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं आज के चुनाव का, 58 में से 0 सीट कांग्रेस की हैं। इस 14 सीट में मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं, विनोद जी से भी समझना चाह रहा था कि कोई आपको ऐसी सीट लग रही है इन 14 सीट में जहां पे आप एडवांटेज बीजेपी बोल सकें कि भाई ये सीट पे बीजेपी बहुत आगे है। मुझे कोई सीट नहीं दिखाई दे रही है, मैं पहले ही कर दूं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो मैं उस पर भी आपका एक कमेंट इसलिए लेना चाहता हूं कि देखिए, अगर बहुत से एजेंसीज हैं जो एग्जिट पोल करते हैं, ओपिनियन पोल करते हैं, वो अपना अपना बताते रहते हैं। हम लोगों का भी कहना होता है भाई किससे लेते हैं, कितना विश्वसनीय नहीं। लेकिन जब कोई राजनीतिक व्यक्ति एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है अपने को ये दिखा के कि मैं बहुत ऑब्जेक्टिव हूं और मुझे ये ज्ञान है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब वो बायस नजर आते हैं साफ साफ। मैं बात कर रहा हूं दो लोगों की। मैं पहले प्रशांत किशोर जी का, वो जो खुलेआम जिस तरह से वो बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं, जो साफ साफ लग रहा है कि वो है, वो खुद एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं। वो खुद बिहार विधानसभा इलेक्शन में बहुत सीरियस अपनी स्टेक क्लेम करने की बात है। और दूसरे सज्जन जो मुझे ये हुआ कि भाई ये बीच में मुझे लगा था कि शायद ये सुधर गए होंगे, लेकिन दूसरे सज्जन है योगेंद्र यादव साहब। हम उनको बहुत अच्छा मानते थे, उनके सेफोलॉजिस्ट थे, अच्छा वो होता था, प्रणव रॉय के साथ बैठते थे तो मुझे भी देखने में बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में गए, फिर उनका वहां से मामला नहीं बना तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, फिर चुनाव भी लड़ गए। चुनाव लड़ने के बाद अब वो पीछे पीछे लग गए कांग्रेस के। भारत जोड़ो यात्रा में वो ऐसा दिखाना चाह रहे थे बार बार कि वो भारत जोड़ो यात्रा उन्हीं का वो है। वो फिलहाल पूरी तरह से अपने को कांग्रेस के साथ अलाइन कर लिए थे। अब जैसा ये पता है कि उनको टिकट चाहिए था, वो टिकट कांग्रेस उनको दे नहीं पाई क्योंकि वो अपने पार्टी के सिंबल पे लड़ना चाहते थे। कांग्रेस का जो भी रहा हो टिकट नहीं मिला। और उसका बड़ा कारण यह है कि हरियाणा में शायद कांग्रेस की एक ऐसी स्टेट है जहां पे एक एक टिकट को लेके घमासान है। मतलब कांग्रेस की जो सबसे ज्यादा टिकट की लड़ाई है वो हरियाणा में, उतनी उतनी लड़ाई शायद किसी स्टेट में नहीं होगी। अब जो कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो अजीब, मतलब मुझे ये लगा कि ये चिट भी मेरी पट भी मेरी। उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया योगी, और ये पॉलिटिकल आदमी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक पॉलिटिकल व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा है। वो कह रहे हैं कि 240 से 260 के बीच में बीजेपी आएगी और एनडीए जो आएगा वो 35 से 45 आएगा। तो लब्बल अब यह है कि बीजेपी की सरकार बन रही, मतलब एनडीए की सरकार बन रही है। अपने को कहते हैं कि मैं कांग्रेस के साथ अलाइंड हूं, वोट कहते हैं कांग्रेस को, मतलब इंडिया अलायंस के लिए मांग रहे हैं। क्या इंडिया अलायंस का कोई व्यक्ति आपको ऐसा लगा जो अभी ये मान रहा हो कि नहीं नहीं बीजेपी की सरकार बनने जा रही, बीजेपी की सरकार बनने जा रही? आपको एक व्यक्ति भी मिला? तो ये लोग, मतलब ये लोगों को, राहुल गांधी के पास क्या वो नजर का चश्मा नहीं है? वो उस नजर के चश्मे को पहन नहीं पाते हैं? क्योंकि ये मैं स्पष्ट रूप से इसलिए बोल रहा हूं कि आज सुबह भी मैंने फोन किया आज, और मैं नाम से ले लूं, अनिल जैन साहब ने एक ट्वीट किया है, इन्हीं की बिरादरी के हैं और इन्हीं के प्रदेश से आते हैं। उन्होंने कहा है कि हरा सांप होता है, कोबरा होता है, हरा सांप घास में रहता है, पता नहीं लगता है। वो इस तरह की बातें अनिल जैन साहब ने कही हैं। मैं जरा आपका एक तो छठे चरण पे टिप्पणी, और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो या तो इधर रहें या उधर रहें, क्योंकि ये जो बीच के लोग हैं, मायावती जी का, आज मैं अभी सुन रहा था, अभी दीपक शर्मा जी के यहाँ डिबेट थी, वहां कुछ लोग ये बता रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि मायावती जी बड़ा अपने अपने एक ढंग से इंडिया गठबंधन का वो बेसिकली बहुत मदद कर रही हैं। मतलब अगर ये किसी की अकल हो कि मायावती जिस समय इंडिया गठबंधन की मदद कर रही हैं, तो अब उसमें क्या बहस करिएगा। मैं दोनों पे आपकी टिप्पणी चाहूंगा, पहले छठे चरण और फिर एक टिप्पणी जो योगेंद्र यादव जी ने जिस तरह का ये स्टेटमेंट दिया है, सिर्फ नैरेटिव बनाने की कोशिश की है। धन्यवाद आनंद जी। छठे चरण का चुनाव तो जो 2019 में था बीजेपी का, और 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, अगर आप उन दोनों चुनावों को ही देख लेंगे तो आपको ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आज का चुनाव कैसा है। 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो इसमें अधिकांश जगहों पर, अधिकांश जिलों में, लगभग सभी जिलों में समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। और जब चुनाव हो रहा है तो कोई ऐसा जिला नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कम से कम 1 या 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास न हो। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि कम से कम 2 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी विधानसभा की सीट नहीं है।
एक है आजमगढ़ और एक है अम्बेडकर नगर। वहां भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं है विधानसभा की। यह 2019 के जमाने में समाजवादी पार्टी के साथ था। आज कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां समाजवादी पार्टी की उपस्थिति नहीं है। और जब ये विधानसभा चुनाव के बाद आगे पंचायतों का चुनाव आगे आता है, तो इन दोनों चुनावों में, पंचायत के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बेहतर रही है। अब आप इनको अन्य आंकड़ों से देख लीजिए। 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे हार जीत का फैसला 1% वोट से भी कम हुआ है, श्रावस्ती और मछली शहर। श्रावस्ती कभी भी हालांकि वो नई सीट है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं है। पहली बार हम 2014 में भारतीय जनता पार्टी जीती, फिर बहुजन समाज पार्टी जीती। अब भारतीय जनता पार्टी ने वहां मिश्रा जी के पुत्र को अपने मैदान में उतारा। कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी, यहां तक कि आप डुमरियागंज ले लीजिए, संत कबीर ने ले लीजिए, बस्ती ले लीजिए, जिसपे आप ये कह लें कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल है। नेताओं को तोड़ने की कोशिश, दल बदलुओं को मैदान में उतारने का प्रयास, ऐसे लोग पार्टी छोड़ के जा चुके थे, फिर उनको पार्टी मिला करके मैदान में उतारने की कोशिश, यह साफ साफ इसका संकेत है कि कितने राजनीतिक स्तर पर अपने आप को कितना कमजोर ये पार्टी पाती है। आपको इलाहाबाद जिले के दोनों सीटें, जिसमें इलाहाबाद जिला शामिल है, और एक अविभाजित इलाहाबाद का तीसरी सीट कौशाम्बी जिले की सभी तीनों विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2022 में। उस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जो प्रतापगढ़ की 2 सीटें हैं, उन दोनों सीटों पर भी गैर भाजपा पार्टी का कब्जा है, रघुराज प्रताप सिंह का कब्जा है। जो रघुराज प्रताप सिंह अभी 1 महीना भर पहले भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में मतदान किया था, उन्होंने इस चुनाव में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने से उन्होंने इनकार कर दिया, और ये कहा कि मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों का एक को मेरा ये संदेश है कि जिसको चाहे उसको वोट दे, जिसको चाहे उसको वोट दे। उनके समर्थक क्या कर रहे हैं हमारी आपकी जानकारी में, वो सब के सभी लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी की मदद कर रहे हैं। इलाहाबाद के जो प्रॉपर सीट है, अगर आप उसकी बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी की ने केशरीनाथ त्रिपाठी जी के पुत्र को मैदान में उतारा है, जिनका कोई राजनीतिक इतिहास नहीं, कोई राजनीतिक योगदान नहीं है। उनके पास 2 ताकत है, एक ताकत है केशरीनाथ जी की राजनीतिक विरासत, और दूसरी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की ताकत। अपना उनके पास कुछ नहीं है। उसके पलट आप कांग्रेस के उम्मीदवार को देखिए, तो वहां उज्जवल रमण सिंह उम्मीदवार है। उज्जवल रमण सिंह 2 बार के विधायक हैं, 1 बार के मंत्री हैं, उनके पिताजी 2 बार के सांसद हैं लोकसभा के, 1 बार के सांसद हैं राज्यसभा के, और 7 बार के विधायक हैं। और वह उसी क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्र इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो सभी के सभी जमुना पार का इलाका इसको कहते हैं। वहां पे उनकी खुद की मौजूदगी जबरदस्त है। आप फूलपुर संसदीय क्षेत्र की स्थिति जान लीजिए, जहां का मैं भी वोटर हूं। समाजवादी पार्टी ने अपने आप को एक तो MY फैक्टर से बाहर निकालने की कोशिश की है, और जो पटेल मतदाता होता है उससे अलग ऐसे उम्मीदवार को उतारा है कि गैर यादव जो बैकवर्ड है उनको अपनी तरफ को ला सके। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, उसने बेहतर सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश की, और वो आपको दिखाई पड़ेगा। भदोही की सीट आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में से टिकट मना करने के बाद कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ने की ताकत 2019 तक नहीं करता था, 2022 तक लोग नहीं करते थे। भदोही के सिटिंग सांसद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। रमेश बिंद तुरंत समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, और मिर्जापुर से पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना दिया, और रुपया पटेल के लिए मुश्किल कर दिया। बिंद उम्मीदवार उतारने के बाद जो गठबंधन की वहां पर स्थिति थी और बेहतर हो गई। वहां पे तृणमूल कांग्रेस मैदान में है, और कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों के कार्यकर्ता उनका समर्थन कर रहे हैं। यह जो लोग एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी अपने मौजूदगी से इंडिया दल समूह की मदद करती नजर आ रही है, यह वही नैरेटिव है कि आप बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार
के को महत्वपूर्ण बताइए। अगर वो महत्वपूर्ण आप उसको बताएंगे तो जो उनका जो वोटर छोड़ करके बीएसपी को जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इस गठबंधन के लोगों के पास, उसमें टूटन पैदा हो कि ये मजबूत है और जीत भी सकते हैं। जो उनका वोटर किसी भी अपने बीएसपी के उम्मीदवार को गंभीर उम्मीदवार नहीं मान रहा, लेकिन ये जो नैरेटिव बनाने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी, अगर बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को गंभीर बताएंगे, चुनाव लड़ता हुआ दिखाएंगे, तो उनका जो कोर वोटर है उसके टूट करके बीएसपी के साथ जाने की पूरी संभावना रहेगी। भारतीय बहुजन समाज पार्टी अपना जन समर्थन अपने कोर वोटर में खोई है, दो कारण मैं मानता हूं। एक तो उन्होंने लगातार इधर जो छठे और सातवें चरण के चुनाव है, इसमें 14 जगहों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार बदले, 3 बार बदले। और तीसरी चीज उन्होंने की वो यह था कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो अपने उम्मीदवार, अपने मजबूत उम्मीदवार थे, जैसे जौनपुर में धनंजय की पत्नी का टिकट को बदल देना या बस्ती में अपने उम्मीदवार को बदल देना, जिसे लगता था कि वो भारतीय जनता पार्टी को सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं अपने लोगों का कुछ वोट लेकर। इसने भी संदेश दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है, लड़ना भी नहीं चाहते। आज जो मतदाता है, मेरा अपना मानना है कि वो दो ही तरह के मतदाता है, या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। तीसरा कोई कोण नहीं है। किसी को भी मतदाता गंभीरता से लेने के लिए तैयार दिखता नहीं मुझको। मैंने अब तक इतने लोगों से बात की है, वो या तो उनका समर्थक है जो कहता है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना चाहिए, और या तो उनका विरोधी है जो ये कहता है कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, किसानों की बदहाली ठीक करनी है, जो जितने तरह के तमाम मुद्दे हैं वो उसकी चर्चा करता है। तीसरा कोई कोण ऐसा नहीं है, तीसरा कोई पक्ष नहीं है जिसके साथ उम्मीदवार मतदाता खड़ा होता हुआ दिखाई दे। यह उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति है, यह बिहार की भी स्थिति है, या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, झारखंड की भी है, और यही पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ताकत का अंदाजा आप इसे ही लगा लीजिए कि जिन इलाकों में इस चरण में चुनाव होने जा रहा है, मिदनापुर का जो अविभाजित मिदनापुर आप कहिए, उस क्षेत्र से, उसी इलाके से दिलीप घोष चुनाव जीत करके आए थे। अगर आप याद कीजिए 2019 का, दिलीप घोष को पार्टी ने वहां से शिफ्ट कर दिया और उनको दुर्गापुर ले गई, और एक दूसरे उम्मीदवार हेमराम साहब को जिन्होंने टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ के टीएमसी में शामिल हो गए। और इन सभी इलाकों में विधानसभा के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी राजनीतिक ताकत बटोरी। भारतीय जनता पार्टी किस बिना पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगी? क्या उसके पास बताने के लिए है? उसका जो हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश थी वो चल नहीं रहा है, चल भी नहीं सकता। सरकारें जब इस तरह का मुद्दा लेके चलती हैं तो लोग उनके साथ नहीं खड़े होते। सरकारों से लोग गवर्नेंस की बात करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि 10 साल में आपने जो वायदे किए तो उनको कितना पूरा किया और वह जमीन पर कितना दिखाई पड़ रहा। अगर आप वो बात नहीं करते और वैसे जनता को दिख भी नहीं रहा, देन आपका कोई भी जो एजेंडा है वो चल नहीं सकता। वो एजेंडा उनके बीच चलेगा जो आपका पहले से ही समर्थक है, वो आपसे भाग नहीं रहे हैं। लेकिन जो लोग आपको सत्ता में लाते हैं वो आपके एजेंडे के नाम पर आपको दोबारा सत्ता में नहीं लाएंगे। अगर आप सरकार में रहकर लोगों से वोट मांग रहे हैं तो संभव नहीं। जी। मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो काम नहीं कर रहा, और जो उसके खिलाफ मुद्दे खड़े किए हैं विपक्ष ने, वो विमर्श का विषय है लोगों के बीच में। और जो मुद्दे खड़े हुए वो भारतीय जनता पार्टी के बेचैनी के कारण है, और लोगों से लोग उन्हीं कारण इनके साथ नहीं जा पा रहे हैं। अंतिम वाक्य जो आपने योगेंद्र यादव और प्रशांत किशोर के बारे में, अगर प्रशांत किशोर जी यह बात करते हैं, मैं उनका एक इंटरव्यू सुना, मगर वो ये कहते हैं कि तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीत के आएगी, या उत्तर भारत में या पश्चिमी भारत में जो नुकसान होगा बीजेपी को उसकी भरपाई कर लेगी, तो फिर मैं इसके लिए उनको धन्यवाद दे सकता हूं कि साहब आपकी समझ बहुत अच्छी है। जिस तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत की तुलना में कांग्रेस की ताकत तिगुनी चौगुनी बढ़ गई और सीट जीत जाएगी वहां पे भारतीय जनता पार्टी।
जिस तमिलनाडु में आपके पास उम्मीदवार आपको नहीं मिल रहे थे, जहां पे पूरी ताकत लगा ली मदुरई में, वहां भी आप दावा नहीं कर सकते हैं कि आप चुनाव जीत जाए। आपका जो सहयोगी दल था एआईडीएमके छोड़ के आपको चला गया, और आप ये दावा करते हैं कि आप हिंदी बेल्ट में या पश्चिमी भारत से जो आपको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कर लेंगे। जी जी तो जी। ये तो ये इस तरह के नैरेटिव काम करते नहीं है। सरकार से असंतुष्ट व्यक्तियों के लिए इस तरह आप भले कोशिश कर ले और आपको लगता है कि आप बड़ा भारी काम कर रहे हैं, ये होता नहीं। लोग इसको समझ रहे हैं कायदे से। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो नैरेटिव चला जा रहा है, लोग उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इन लोगों को कहां से स्वीकार कर लेंगे? और इसीलिए इन लोगों को बात करते करते गला सूखने लगता है, उनको पानी पीना पड़ता है। सुनील भाई साहब, एक मैं इसलिए कि आप सेकंड राउंड में छोटे छोटे हम लोग उत्तर लेके खत्म करेंगे। मुझे एक जो मेरी समझ है कि अगर बीजेपी भाई 272 के ऊपर आ जाती है तो बिल्कुल सरकार बन जाएगी, कुछ पूछना ही नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 250 आएगी तब भी सरकार बना लेगी, कुछ लोग कहते हैं 225। लेकिन मुझे एक संख्या ऐसी लगती है कि एक संख्या ऐसी भी है जहां पे कुछ लोग कहते हैं कि अगर 240 के नीचे आई तो मोदी जी को नहीं बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, कोई और बनेगा, अलग अलग नाम है। लेकिन मुझे एक खतरा और है बीजेपी में, बीजेपी इम्प्लोड भी कर सकती है, बीजेपी अंदर से उसमें टूट सकती है। क्योंकि इस समय भी जो उनके 400 से ऊपर कैंडिडेट है उसमें 110 बाहर से आए हुए कैंडिडेट है। बीजेपी में एक बहुत अंदर भी अंतर्द्वंद चल रहा है। आपको कहीं ये संभावना लगती है कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा कम हो गई तो बीजेपी अंदर से टूटना, मतलब टूट इन द सेंस कि लोग इधर उधर जाएंगे, छोड़ेंगे, वो करेंगे, आपको इसकी संभावना लगती है क्या सुनील जी? आनंद जी, एक तो जो योगेंद्र यादव का बयान है, योगेंद्र यादव ये कहते हैं कि कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी 250 या 260 के आसपास आएगी। सवाल मेरा यह है कि अगर ये कांग्रेस 100 सीटें जीतेंगी तो किसकी सीट है वो? और अगर वो 100 सीटें जीतती है तो नुकसान किसका करेगी? क्या वो डीएमके की सीट जीत जाएगी? क्या वो बीजेपी की सीट जीत जाएगी? कि वो टीएमसी की सीट जीत जाएगी? किसका नुकसान करेगी? और अगर रीजनल पार्टी का नुकसान नहीं करेगी, बीजेपी का नुकसान करेगी, तो फिर 250 के आसपास सीटें बीजेपी को कहां से मिल जाएंगी? जो सीटें हैं कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास, वो कांग्रेस की सीटें हैं। अगर वो कांग्रेस अपनी सीटें बीजेपी से छीनने में, या तो फिर ऐसा हो रहा है कि एआईडीएमके की सीट छीन लेगी कांग्रेस, डीएमके की सीट कांग्रेस छीन लेगी, या जगन की सीट छीन लेगी, या इस तरह की राजनीति है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो निश्चित रूप से बीजेपी की सीट जीतेगी, जो बात तो खुद ही कह रहे हैं। और अगर 100 सीटों का नुकसान होता है बीजेपी को, तो फिर इसकी सीटें 250 कहां से आ जाती हैं? कहां से? इसका मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा तेलंगाना जीत रही है, पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश जीत रही है, पूरा उसका 50% से ज्यादा खाता खुल रहा है उसका तमिलनाडु में, फिर वो केरल में भी जीत रही है बीजेपी। अगर कौन सी गणित है ये, कौन सी सांख्यिकी है जो योगेंद्र यादव जी बताना चाहते हैं? दूसरी चीज जो आपने बात कही कि उनके बयान में कितना कंट्राडिक्शन है, जो कोई भी इसको डिकोड करने लगेगा उसको समझ में आएगा कि क्या बात करना चाहते हैं। दूसरी चीज आपने बाद में, ये तो तय है कि मोदी जी के नाम पर मिलीजुली सरकार नहीं बन सकती। मोदी जी को समर्थन करने वाला कोई दल नहीं मिलेगा। यहां तक कि इस बात की भी आशंका मैं देखता हूं कि जो इस समय एनडीए के पार्ट हैं वो भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। एनडीए के साथ अभी भी कोई खड़ा नहीं है, मतलब एआईडीएमके जैसा दल छोड़ के चला गया, ये अकाली दल इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई ऐसा महत्वपूर्ण दल नहीं है पूरे देश में जो जेडीयू को छोड़ के। जेडीयू का क्या असर होने वाला है तो आने वाला समय बताएगा। मत प्रतिशत कम, अरे सीटों की संख्या कम होने पर बीजेपी के सहयोगी मिलेंगे, इसके संभावना मैं कम देखता हूं। हाँ, विरोध की स्थिति में नहीं देखता, बीजेपी में कभी विरोध होते हुए देखा नहीं। अब तक ये नहीं हुआ कि बस कोई ऐसा निर्णय ले लिया और पार्टी में विद्रोह हो गया, ये कभी दिखाई नहीं पड़ा। वहां के नेता कभी ये करते हुए दिखे नहीं, सब हाशिए पे चले गए। मतलब जो लोग आज हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे कल्याण से, क्या क्या उनकी दुर्दशा नहीं हुई, लेकिन विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाए कभी। तो किसी नेता को नहीं देखता। और ये बड़े नेता थे, चाहे शांता कुमार हो, चाहे सुंदरलाल पटवा हो, या रमन सिंह हो,
ये कल्याण सिंह हो, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे जिन्होंने पार्टी को अपने अपने राज्यों में बहुत आगे बढ़ाया। इनके साथ भी जब भारतीय जनता पार्टी ने इनको किनारे किया, किसी ने विद्रोह नहीं किया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी का बयान आप याद किए 2014 में, जब ये कहा गया था कि मोदी जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि मुझे कौन यहाँ से हटा सकता है, इनका बयान आया था। वह मार्गदर्शक मंडल में चले गए, उन्होंने विद्रोह नहीं किया। मैं जितने समय से भारतीय जनता पार्टी को जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि वहां विद्रोह नहीं होता, लोग शांत भले हो जाते हैं। जो नायक साहब ने, आपने संभल की एक बात कही, उड़ीसा में संभल वह जिला है जहां किसान आंदोलन सर्वाधिक प्रभावी रहा, और प्रधान साहब उतने बड़े नेता हैं कि 20 साल बाद चुनाव लड़ने आए हैं। 2004 में चुनाव जीते थे, उसके 20 साल बाद आए चुनाव लड़ने। इनके पराक्रम का अंदाजा आप लगा लीजिए। 2009 में विधायक का चुनाव लड़े थे, 2004 में, उसके बाद 2004 में सांसद का चुनाव लड़े थे, जीते थे, उसके बाद 2009 में विधायक का चुनाव लड़े, हार गए। ये 20 साल के बाद आए हैं, और जो देवगढ़ जहां से जीते थे उनके पिताजी की क्षेत्र का क्षेत्र रहा, उसको प्रधान साहब ने नहीं तैयार किया। तो अगर आप उसकी सांख्यिकी समझेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्रधान साहब कहाँ खड़े हैं। और किसान वहां का शांत नहीं है, अभी भी किसान वहां का आंदोलित है। और जो जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने बीजेडी को टारगेट किया कि उसके पांड्या के नाम पर अंतर विरोध को अपने साथ हासिल कर लेंगे, वो कहीं होता हुआ दिख नहीं रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस हिंदी बेल्ट से नुकसान हो रहा है, जो दिख रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, जहां पे इनका स्टेक है, ये मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को किनारे कर दीजिए, मैं मान लेता हूं कि पूरी की पूरी सीट जीत लेंगे, वहां पर उनका नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन पश्चिम बंगाल, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, इस नुकसान की भरपाई करेंगे कहां से आप? और कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपको समर्थन आगे दे देगा? या तो यह राजनीति होने जा रही है जो कि ये आपके प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जैसा आप जबरदस्त सफलता मिलने वाली है तमिलनाडु में, बहुत जबरदस्त सफलता मिलने वाली है आंध्र प्रदेश में, बहुत उल्लेखनीय सफलता मिलेंगी तेलंगाना में। तेलंगाना के विधानसभा के चुनाव में आपका मत प्रतिशत कांग्रेस की तुलना में कहीं नहीं है, और आप लोकसभा के चुनाव जीत जाएंगे। तमिलनाडु में आपको सहयोगी तक नहीं मिला, आप सहयोगी जबरियन खोज करके लाए हैं। डीएमके और एआईडीएमके के अलावा कोई बड़ी पार्टी वहां नहीं है। एआईडीएमके आपके साथ था, आपके सनातन के बयान के आने के बाद आपको छोड़ के चला गया। आंध्र प्रदेश में निश्चित रूप से वहां कांग्रेस कमजोर है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है वहां भी। और जो स्थिति आप उम्मीद पाले हुए हैं कि टीडीपी के माध्यम से आप कितनी सीट जीत जाएंगे, अभी तो सवाल है कि टीडीपी खुद कितना जीतेगी जी। आपकी वो स्थिति बनती नहीं है। कर्नाटक का की जो भूमिका है, कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव में लग गया कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है, और आज पूरा का पूरा जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें जो भारतीय जनता पार्टी की स्थितियां समझ उभर करके सामने है, कहाँ आपको जो नुकसान उसको लेकर कहां से आप आएंगे? दोनों विद्वान जो बात बताना चाहते हैं और आप अपनी बात से पलटते कैसे हैं? प्रशांत किशोर जी को जब उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, तो उनको वीडियो चाहिए कि वो वीडियो लाई जिसे मैंने बात कही है। उनको वो ट्वीट नहीं चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था, जिसको उन्होंने खुद लिखा है वो उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि मैं बोलते हुए मुझे आप दिखाइए। आपका जो कैलकुलेशन है, पहला तो यही कि अगर 100 सीटें कांग्रेस जीत रही, जिसको आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, तो सीटें किसकी है, कहां से लेके आ रही है? तो यह मेरी अपनी समझ है कि उत्तर प्रदेश में जो आप कर रहे हैं वो 2019 की तुलना में बीजेपी का नुकसान होगा। मैं सही है कि हम संख्या नहीं बता सकते, पता हमको आप कितनी समझ नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 2019 की स्थिति नहीं है। 2019 में अगर भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटों का नुकसान हुआ तो ये संख्या बढ़ेगी, और यह ट्रेंड यह आप निकाल सकते हैं निष्कर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से और बाद के जो पंचायतों के चुनाव हुए उसके आधार पर। जी तो संख्या कम होने पर मुझे नहीं लगता, विद्रोह की संभावना बिल्कुल मैं नहीं देखता, लेकिन ये जरूर मैं देखता हूँ कोई सहयोगी इनको नहीं मिलेगा।